हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। आपको पता है हम लोग अभी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। पहले हमने फिजिकल वर्ल्ड देखा, फिर हम यूनिट डायमेंशन में आ गए थे। तो यूनिट डायमेंशन में आपने क्या देखा था? सबसे पहले आपने देखा था कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स फिजिकल साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचर के लॉज के बारे में स्टडी करते हैं, और नेचर के लॉज को समझने के बाद हम क्या करते हैं, उसे दुनिया को सामने एक्सप्रेस करते हैं। और दुनिया के सामने एक्सप्रेस करने के लिए जिन क्वांटिटीज का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स की हुई थी, फंडामेंटल और डायरेक्ट। वहां तक आपको याद है? चलिए, वहां तक अगर आपको पता है तभी आप इस लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फंडामेंटल क्वांटिटी और डायरेक्ट क्वांटिटी, जो आपको ये पता होगा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, जबकि ड्राइव क्वांटिटी जो है वो दूसरे पे डिपेंड करती है। ओके, तो दूसरे पे डिपेंड करती है। तो आपने ये भी देखा था कि ड्राइव क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो पावर होता है उसके आपको ये पता है कि ड्राइव क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से ही ड्राइव होता है। क्योंकि आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई नया कुछ तो मिलने वाला है नहीं। जोड़ने के बाद लेंथ को जोड़ने के बाद लेंथ ही मिलेगा ना, मास को जोड़ने के बाद मास ही मिलेगा ना, तो कोई नया क्वांटिटी तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होता है तो आपको नई क्वांटिटी मिलती है, और उसी से तो ड्राइव क्वांटिटी आती है। तो डायमेंशन क्या है? तो कोई भी हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक डायमेंशन होता है। और वो डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन एक ऐसा मतलब देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी पे वो पावर लगाएंगे जिससे कि ड्राइव क्वांटिटी आएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी पे लगने वाला वो पावर जो उस पे लगता है जिससे कि वो ड्राइव क्वांटिटी एक्सप्रेस हो जाता है, उसी को उसका डायमेंशन कहा जाता है। डिफिनीशन आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आएगा कि द पावर टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे लगने वाला वो पावर जिससे कि किसी ड्राइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसका डायमेंशन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए, डिफिनीशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफिनीशंस पे ज्यादा नहीं जाना है, हमको मेनली सवाल बनाना चाहिए, जो कि सवाल बनाने पे हम लोग आने वाले। तो अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले तो हमें फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए। आपको पता है कि हमारे पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। आपके पास लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन L है, कैपिटल L। अब एक बात याद रखिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। तो लेंथ का L, मास का M, टाइम का T, टेम्परेचर का या तो आप K इस्तेमाल कीजिए या नहीं तो कैपिटल थीटा इस्तेमाल कीजिए। इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप A इस्तेमाल करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए या तो आप J इस्तेमाल कीजिए, या कैंडेला का जो सिंबल है CD, उसको भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के यूज कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए तो आप N यूज कर सकते हैं, या नहीं तो मोल का जो सिंबल होता है MOL, उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं पे पावर्स लगेगा और किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या होगा? डायमेंशन निकाला जाएगा। हम सीखेंगे कैसे डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री की अगर बात करें तो डायमेंशन का जो कंसेप्ट है वो जोसेफ फूरियर ने दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया 1822 में। 1822 में एक फूरियर जो थे, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डायमेंशन का कंसेप्ट दिया। क्यों दिया कंसेप्ट? देखिए होता क्या था, आपको पता है कि उस समय सभी देश अलग अलग अपना अपना यूनिट चलाते थे। SI सिस्टम तो बाद में ना आया, 1960 के बाद SI सिस्टम आया। उससे पहले जो था, आप मान लो कि लेंथ के लिए ही कोई देश यार्ड इस्तेमाल कर रहा है, कोई फुट इस्तेमाल कर रहा है, कोई मीटर इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ इस्तेमाल कर रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज इस्तेमाल करते थे, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग। तो उनमें कंपैरिजन करने में बड़ा दिक्कत होता था। तो जोसेफ फूरियर ने क्या सोचा कि एक ऐसा मतलब कंसेप्ट देते हैं ना कि सबको यूनिफाई कर सके। आपको पता है यूनिफिकेशन ही तो फिजिक्स का दायित्व बनता है। तो वो यूनिफाई करने के लिए उन्होंने कहा कि जिसका सेम डायमेंशन होगा ना, उसका कंपैरिजन हो सकता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर आप 1 मीटर बड़ा है या 2 kg बड़ा है, कोई आपसे पूछे आप क्या आंसर दीजिएगा? आप कहिएगा दोनों कंपेयर ही नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग तरह की क्वांटिटी है। लेकिन कोई कहे कि 1 मीटर बड़ा है या 150 सेंटीमीटर बड़ा है, तो आप आंसर दे सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी है। तो दोनों सेम क्वांटिटी है तो दोनों में कुछ, दोनों का यूनिट तो अलग अलग है। तो जोसेफ फूरियर ने कहा कि चलो एक डायमेंशन का कंसेप्ट देते हैं जो कि सेम रहेगा। तो आप देखेंगे कि दोनों का डायमेंशन LL हो जाएगा, क्योंकि दोनों लेंथ है ना, तो दोनों का डायमेंशन LL होगा। उस समय फूरियर का, तो जोसेफ फूरियर ने डायमेंशन के कंसेप्ट दुनिया को इंट्रोड्यूस किया 1822 में। वो यूनिफाई करना चाहते थे जिससे कि वो ये बता सके कि किसका किससे कंपैरिजन हो सकता है, किसका किससे कंपैरिजन नहीं हो सकता है। ये बस उनका उद्देश्य था। और आज एक वृहत रूप में हमारे सामने ये चैप्टर सामने है।
तो ये है। तो आपको जो है जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन, जो भी डायमेंशन है उनको आपको याद करना होगा। लेंथ का एल, मास का एम, कोई बड़ा भयंकर है नहीं। लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी, टेम्परेचर का के और थीटा, इलेक्ट्रिक करंट का ए, लुमिनस इंटेंसिटी का जे या सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन या मोल। एक बात याद रखिए, अभी जब तक आप 11th में है आपको इतना ही दूर में आप निपट जाइएगा, एल एम और टी में, यानी लेंथ, मास और टाइम में। हाँ, जब आप जाइएगा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जो कि 11th का ही पार्ट है, तो आपको के और थीटा आना शुरू होगा, यानी कि टेम्परेचर आना शुरू होगा। ये करंट तो आपको 12th में जाके आएगा, तो कोई ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। आप बस एल एम टी याद रखिए, लेंथ, मास, टाइम का डायमेंशन याद रखिए, आपका काम आराम से चलता रहेगा। और जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो क्वांटिटीज आती जाएंगी और उनका डायमेंशन भी आप समझते जाएंगे। लेकिन यहां पर हमें समझना है कि डायमेंशन निकाला कैसे जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटी का तो हमें याद करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी ड्राइव क्वांटिटी है उसका हम डायमेंशन निकालेंगे कैसे। तो देखिए, डायमेंशन निकालने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। डायमेंशन के निकालने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है, या तो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या नहीं तो आप यूनिट से निकाल सकते हैं। अगर किसी भी कोई भी ड्राइव क्वांटिटी है तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ना आया होगा, तो उसके कुछ फॉर्मूलाज होंगे ना, तो उसके जो फॉर्मूलाज होंगे उससे आप निकाल सकते हैं डायमेंशन, या नहीं तो आप उसके यूनिट से निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे, फिर हम लोग यूनिट से भी निकालना सीखेंगे। तो ठीक है, चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी का हमें डायमेंशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हाउ टू फाइंड डायमेंशन। हाउ टू फाइंड डायमेंशन, यानी किसी भी फंडामेंटल नहीं, किसी भी क्वांटिटी का हम डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग लेना शुरू करते हैं, जैसे कि हमें सब किसी ने कहा कि बताओ एरिया का डायमेंशन निकालो, एरिया का, और एरिया का डायमेंशन निकालो। देखिए, जो ही हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया, मतलब हम इसका डायमेंशन जानना चाहते हैं, समझ गए ना। तो हम इसका डायमेंशन जानना चाहते हैं, एरिया का डायमेंशन क्या हो। तो ठीक है, आप जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, तो इधर भी लिख दीजिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक बात बताइए, लेंथ, क्या ये भी लेंथ है, और ब्रेड्थ भी तो एक तरह का लेंथ ही है ना। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल, और इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ का भी हो जाएगा एल। तो क्या हो गया, एल का पावर 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, एरिया का डायमेंशन हो गया m0 L2 T0, या नहीं तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट L2। अब आपको कि सर m0 और T0 क्यों किए, बाबू ये रूल होता है कि जनरली डायमेंशन जब हम लिखते हैं ना, तो मास और टाइम, लेंथ के साथ मास, लेंथ और टाइम एक साथ लिखते हैं, ओके ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे m0, m नहीं है तो 0, t नहीं है तो 0। आपको पता है पावर में 0 लगने का मतलब क्या है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, सिंपल बात है। और l पे 2 लगा, यानी तो आप सीधे l पे 2 भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई पूछे आपको एरिया का डायमेंशन क्या है, तो आप कहेंगे एरिया का डायमेंशन है l का 2, यानी लेंथ का 2। समझ गए। किसी दूसरे का अगर हम निकालना चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दूसरे का निकालना चाहे, फॉर एग्जांपल आप वेलोसिटी का अगर निकालना चाहे, इसको इरेज करते हैं, नोट डाउन करते चलिएगा, आपको रोक रोक करके जो इंपॉर्टेंट लगे। अगर मान लीजिए कि आपको वेलोसिटी का निकालना है, कि वेलोसिटी का डायमेंशन निकालेंगे हम लोग, चलिए ठीक है, वेलोसिटी का डिमांड निकाल लीजिए। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है बताओ, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चलो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है ना, तो इसका एल हो गया, और इसको इक्वेशन में स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा चलता है, तो एल हो गया, और टाइम का क्या होगा, अभी हमें तुरंत पता है टी होगा। तो क्या हो गया इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 1, या इसको आप क्या लिख सकते हो, समझ में आ गया होगा, एम नहीं है तो क्या लिख दोगे, m0 एल टी माइनस 1, कितना इजी। आपके पास ये वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। फॉर्मूला बताओ, जो जो फंडामेंटल क्वांटिटी उसमें है बस उसमें कर दो। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसको हम मिटा दें, तो इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, और हम एक और देखते हैं। जैसे कि हमें किसी ने कहा कि चलो एक्सेलेरेशन का फाइंड आउट करो, एक्सेलेरेशन का फाइंड आउट करो। चलो ठीक है, एक्सेलेरेशन का फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलेरेशन बराबर क्या जानते हो आप, v माइनस यू अपॉन टी होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, पता है आपको। तो एक बात बताइए, v वेलोसिटी है, आपको पता है कि जोड़ घटाव से तो डायमेंशन बदलता नहीं है, क्वांटिटी तो सेम टू सेम रहता है, तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही इन दोनों का डायमेंशन होगा। तो आप सीधे क्या लिख दोगे, यहाँ पे ऊपर वाले में हो गया एल टी माइनस 1, जो कि हमने तुरंत निकाला, और नीचे में आपके पास क्या आ गया, एक टी और आ गया टाइम का, तो ये टी ऊपर में जाएगा तो ये निगेटिव पावर जैकमेंट के ऊपर जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा एल टी माइनस
2, या इसका डायमेंशन आप क्या लिख सकते हैं, m0 LT माइनस 2। कितना इजी है। तो ये हो गया आपके एक्सीलरेशन का डायमेंशन। अरे समझ रहे हैं, एकदम इजी है बाबू। चलिए एक और निकाल के देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए। तो अब आपको ये भी नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन करते चलिएगा। अगर मान लीजिए कि फोर्स का डायमेंशन निकाल, जैसे किसी ने कहा कि फोर्स का निकाल भाई, चलो ठीक है फोर्स का निकालते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। F बराबर ma होता है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ याद होगा। तो F बराबर ma हुआ तो मास का डायमेंशन क्या हो गया, मास का डायमेंशन कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी आपने तुरंत निकाला LT माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, MLT माइनस 2। अब आपको सर यहाँ L1 लिखे, अरे जब कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, M यहाँ नहीं है तो 1 है। तो मास का डायमेंशन, तो फोर्स में मास का कितना डायमेंशन है, 1, लेंथ का 1, टाइम का -2। देखिए बता रहा है ना कि फोर्स किस किस क्वांटिटी, फोर्स जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको बनाने में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी लगी हुई है, मास लगी है, लेंथ लगी है, टाइम लगी है। मास का डायमेंशन कितना है 1, लेंथ का 1, टाइम का -2। निकाल सकते हो ना किसी का भी आराम से। तो देखिए अभी हम निकालने जाएंगे तो लंबा चौड़ा लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक शीट मिल जाएगा जिसमें कि आपको बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटी, जितने भी आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं पूरा शीट दिया गया है। आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे डायमेंशन निकाला गया है। हम निकालने जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कब खत्म होगा, खत्म ही नहीं होगा। तो जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा हम लोग डायमेंशन निकालते जाएंगे। तो फॉर्मूला से आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला से कैसे निकलता है, बस पता होना चाहिए डायमेंशन यूज करना, इसमें है ही क्या, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब इसके बाद अगर बात करें तो कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका फॉर्मूला तो अलग अलग होता है लेकिन डायमेंशन सेम हो जाता है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान देने की चीज है। कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका फॉर्मूला अलग अलग है लेकिन डायमेंशन सेम है। अब एग्जांपल देते हैं, मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, अब इस पॉइंट को चाहे तो आप लिख सकते हैं कि मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज बट हैव सेम डायमेंशन। अलग अलग फॉर्मूला लेकिन डायमेंशन क्या, सेम। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, तो जैसे कि हम मोमेंटम देखिए, मोमेंटम से आप लोग इंट्रोड्यूस होंगे। मोमेंटम क्या होता है, मास अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, पता है ना, mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो चलो मास का डायमेंशन क्या हो गया, m हो गया ना, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, lt माइनस 1। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो गया, mlt माइनस 1। देखिए ये हो गया आपके मोमेंटम का डायमेंशन, ये हो गया आपके मोमेंटम को पी से डिनोट करते, पता होगा आपको। चलिए ये तो पहला हुआ। जैसे हम अब इंपल्स भी आप जानते हैं, इंपल्स याद होगा, ये भी आपने न्यूटन के लॉज में पढ़ा होगा कि जब कोई छोटा सा फोर्स किसी समय किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत छोटे से समय के लगता है और उसके मोमेंटम को बहुत ज्यादा बदलता है, उसे हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। और वो जो चेंज लाता है मोमेंटम उसी को इंपल्स कहते हैं। देखिए इंपल्स बराबर क्या होता है, इंपल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो चलिए ठीक है, फोर्स का डायमेंशन अभी हमने तुरंत निकाला था mlt माइनस 2, और टाइम का डायमेंशन क्या हो गया, t हो गया कि नहीं हो गया। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 आके क्या करेगा, एक प्लस है यहाँ पर एक माइनस है तो घट जाएगा, तो क्या बन जाएगा mlt माइनस 1। देखिए क्या ये डायमेंशन और ये डायमेंशन क्या सेम है, क्या दोनों डायमेंशन सेम है, दोनों का mlt माइनस 1, तो डायमेंशन सेम है ना। तो कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसका फॉर्मूला तो अलग अलग होता है लेकिन डायमेंशन सेम होता है। इसी में टॉर्क भी निकालोगे, टॉर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला इसी की तरह आ जाएगा, mlt माइनस 1। समझ गए ना। तो कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखिए, दुनिया में जितना भी वेलोसिटी है अलग अलग वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चाहे जितना भी तरह का वेलोसिटी हो, बस एंगुलर वेलोसिटी को छोड़ के सबका डायमेंशन lt माइनस 1 है, सबका डायमेंशन lt माइनस 1 है। बस किसको छोड़ के, एंगुलर वेलोसिटी को छोड़ करके। दुनिया में जितना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, सब में सबका डायमेंशन l है, बस एक को छोड़कर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। समझ गए। जितना एक्सीलेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन, एवरेज एक्सीलेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन, दुनिया का कोई भी एक्सीलेशन देख लो, सबका डायमेंशन lt माइनस 2 है, लेकिन एंगुलर एक्सीलेशन का नहीं। एंगुलर एक्सीलेशन का क्या है तो वो हम लोग देखेंगे फॉर्मूला से। एंगुलर एक्सीलेशन का हम निकाल के भी तुरंत दिखाते हैं। तो मतलब सुन लीजिए आप बात, तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट है सबका l, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को छोड़ के, जितना भी वेलोसिटी है सबका lt माइनस 1,
एंगुलर वेलोसिटी को छोड़ के। जितने भी एक्सीलरेशन है सबका lt माइनस 2 एंगुलर एक्सीलरेशन को छोड़ के। वर्क देख लो, एनर्जी देख लो, दुनिया का कोई भी एनर्जी ले लो, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लो, न्यूक्लियर एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लो, सबका डायमेंशन ml2t माइनस 2 फिक्स। ml2t माइनस 2 ये है एनर्जी का या वर्क का, सबका डायमेंशन यही, समझ गए। तो सीट में देखिए सबका डायमेंशन लिखा हुआ है, तो कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं। हम लोग थोड़ा सा इसका निकालते हैं, एंगल का। चलिए 1 मिनट के लिए हम लोग एंगल का निकाल के देखते हैं। एक बात बताओ बाबू, एंगल का डायमेंशन आप निकालने जा रहे हो, ठीक है। एंगल क्या होता है पता है आपको? एंगल दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये जो बनता है इसी को एंगल कहते हो ना, इसी को एंगल कहते हो। तो देख बताओ एंगल बराबर क्या होता है। एंगल का फॉर्मूला अगर कोई आपसे पूछे कि एंगल बराबर क्या होता है, तो एंगल बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, पता होगा आपको, सर्कल पढ़ चुके हैं आप लोग। आर्क अपॉन रेडियस से ही एंगल आया था, ए तक नहीं आया था। एक बात बताओ, तो अब आप एंगल का डायमेंशन निकालने जाओगे, अब जगह एंगल का डायमेंशन निकालने जाओगे तो आर्क क्या है? लेंथ है, तो एल आ गया, और रेडियस भी क्या है? लेंथ है, तो ये भी एल आ गया। छमछम उड़ गया, क्या हो गया? कोई डायमेंशन रह गया क्या? नहीं रह गया। यानी एंगल क्या है? डायमेंशनलेस है। एंगल क्या है? डायमेंशनलेस है, यानी एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। यही रीजन था कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में रखा गया था। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में क्यों रखा? फंडामेंटल में ही रख देता, 9 को फंडामेंटल क्वांटिटी बना देता। ऐसे सिस्टम वालों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बनाए थे ना। इसका रीजन ही यही था, क्योंकि इन दोनों के पास कोई डायमेंशन नहीं है, ना प्लेन एंगल के पास ना सॉलिड एंगल के पास, समझ गए? तो कोई डायमेंशन नहीं है। तो अब एंगल के पास अगर रहा ही नहीं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के पास भी नहीं रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है कि यूनिट टाइम में कवर किया गया एंगल, तो एंगल में कोई डायमेंशन नहीं, अपॉन टी कीजिए तो t माइनस 1 हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन। एंगुलर एक्सीलरेशन का डायमेंशन निकालने जाओगे तो चेंज इन एंगल या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में तो ये भी यहां पर भी चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ही डायमेंशन नहीं होता, यहां भी गड़बड़ हो जाएगा। जब पढ़ोगे उसको तो वहां पर डायमेंशन बताया जाएगा, समझ गए ना। तो एंगल डायमेंशन लेस है, ये याद रखिएगा। एंगल क्या है? डायमेंशन लेस है। और कैसे डायमेंशन लेस है आप यहां से समझ सकते हैं। चलिए अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वाला आप टर्म याद रखिएगा कि सबका ऐसे 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 है। चलिए अब आगे अगर आप बात करें तो यूनिट से भी आप निकाल सकते हैं डायमेंशन। ये तो फॉर्मूला से हो गया, फॉर्मूला से निकाल के देखेंगे हम लोग, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो करते जाएंगे, ठीक है। अब है कि हम यूनिट से भी निकाल सकते हैं। यूनिट से कैसे निकालोगे? जैसे कि अब देखो, जैसे कि आप वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, मान लो वेलोसिटी का आपको फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी का डायमेंशन। एक बात बताओ, वेलोसिटी का यूनिट पता है क्या आपको? बिल्कुल पता है, मीटर पर सेकेंड, पता है ना, मीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ, मीटर किसके लिए है? एक बात बताओ, डायमेंशन भी फंडामेंटल क्वांटिटी से आ रहा है बाबू, और यूनिट भी कहां से आ रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी से आ रहा है। फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट सेट किए थे तभी ना डायब क्वांटिटी का यूनिट मिला था आपको। तो दोनों का यूनिट जैसे यूनिट सेट था तो उससे आया था, उसी तरह डायमेंशन भी आ सकता है। तो चलिए मीटर किसका था? लेंथ का, तो m के जगह l लिख दो, सिंपल। m के जगह क्या लिख दो? l, और सेकंड के जगह क्या लिख दोगे? टाइम लिख दोगे। अब पावर वही लगा दो जो उस पे है। मीटर पे कितना पावर है? 1 रखा हुआ है। टाइम पे कितना? 1। देखो आ गया डायमेंशन। तुमको किसका डायमेंशन पता करना है? एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का डायमेंशन पता करना है ना, तो चलो एक्सीलरेशन का यूनिट बताओ। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पता होगा आपको, पता है। चलो मीटर किसका है? लेंथ का, तो एल आ गया। सेकेंड किसका है? टाइम का, टी आ गया। सेकेंड पे पावर कितना? -2, टी पे भी -2, आ गया डायमेंशन। अरे m0 लगा देना, आ गया ना। चलो ठीक है, मोमेंटम का डायमेंशन अभी तुमने निकाला, चलो मोमेंटम का डायमेंशन बताओ। चलो हम कहेंगे ठीक है, हमको मोमेंटम का तुम क्या बताओ, यूनिट बता दो। वो बोलेगा केजी मीटर पर सेकेंड। हम कहेंगे ये लो डायमेंशन, केजी की जगह क्या आ जाएगा? मास, m, मीटर की जगह क्या आ जाएगा? लेंथ, और सेकेंड की जगह क्या आ जाएगा? टाइम, -1। देखो आ गया डायमेंशन, आया ना वही। तो फॉर्मूला से भी और यूनिट से भी। तो ये 2 मेथड्स होते हैं डायमेंशन फाइंड आउट करने के। अब हम डायमेंशन निकालने नहीं जाएंगे, सीट में सारा का सारा डायमेंशन दिया हुआ है, तो आप सारे डायमेंशंस को देख लीजिए। और इसके बाद अब मेन इसमें इस चैप्टर में हमें मेनली पढ़ना क्या है? हमें मेनली पढ़ना है कि डायमेंशन का फाइंड आउट कर लोगे ना डायमेंशन। अब ओके कर लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद है कि डायमेंशन का यूजेज, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाया जाता है, जरूरत क्या है इसको फिजिक्स की, ठीक है। उस पर जाने से पहले आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। एक प्रिंसिपल है जो कि
शायद आपने पढ़ा भी होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, डायमेंशन के फील्ड में आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। यानी कोई भी फिजिकल इक्वेशन होगा, उसमें अगर जितने भी टर्म्स होंगे, चाहे वो एलएचएस में हो या आरएचएस में हो, सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन करेक्ट माना जाएगा। एक फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म होंगे, सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। स्टेटमेंट समझ में आ गया? ठीक है, फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं। क्या था कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम, चाहे एलएचएस में हो या आरएचएस में। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखिए, यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आपको पता है ये इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट है। तो यहां पे देखिए, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं, तो यहां एलएचएस में एक टर्म है s, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, और आरएचएस में दो टर्म है, यूटी और हाफ एटी स्क्वायर, यूटी और हाफ एटी स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है कि सारे टर्म्स का क्या होना चाहिए? डायमेंशन सेम होना चाहिए। यानी जो s का डायमेंशन होगा वही यूटी का डायमेंशन होगा, वही हाफ एटी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। चलिए देख ही लेते हैं। एक बात बताइए बाबू, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या इसका डायमेंशन l होगा? बिल्कुल होगा, होगा ना। चलिए, तो इसका डायमेंशन l है, यानी इसका भी l होना चाहिए। देख लेते हैं। u क्या है बाबू? वेलोसिटी है ना, तो क्या होगा? lt माइनस वन है, lt माइनस वन, वेलोसिटी का भी हमने तुरंत निकाला था, lt माइनस वन, क्योंकि lt माइनस वन, और साथ में t मल्टीप्लीकेशन है तो t आ जाएगा टाइम के लिए। अब प्लस एक बात बताइए, नंबर है, याद रखिएगा नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, नंबर हैव नो डायमेंशन। तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, तो हाफ को गायब कर दो, गायब कर दोगे। चलो, एक्सेलेरेशन बचा। एक्सेलेरेशन क्या होता है बाबू? lt माइनस टू, हमने तुरंत निकाला अभी, और t स्क्वायर है, यानी टाइम का स्क्वायर है, तो t पे डायमेंशन टू दे दो। अब जरा ध्यान से देखिए, ये t माइनस वन, ये t प्लस वन चल जाएगा, ये t माइनस टू, ये प्लस टू चल जाएगा। तो क्या मिला आपको रिजल्ट में? l बराबर l प्लस l। अरे आया, तो सारे के डायमेंशन क्या है? सेम है। यही तो कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे, सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल इक्वेशन होगा तो उसके सारे टर्म्स के डायमेंशन जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए, ज्यादा हैवी नहीं बनाना है चीजों को। कई जगह पढ़ाया जाता है ना, तो इतना हैवी करके पढ़ाया जाता है। ज्यादा हैवी नहीं बनाना है हम लोग को। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम लोग का लक्ष्य, वैसे तो अभी ट्रेलर ही चल रहा है, जिसमें बार बार कह रहे हैं, मेन तो मूवी तो कैनामेटिक से शुरू होगी। चीजों को हैवी नहीं बनाना है, एकदम फनी वे में पढ़ना है, समझ गए ना? एकदम इजी में कंसेप्ट समझते चलिए। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? एक फिजिकल इक्वेशन के सारे टर्म्स के डायमेंशन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। हो गया सेम, देख लिया आपने। कोई भी फिजिक्स उठा लो, कोई भी कहीं से भी उठाओ, सेम ही होगा, पक्का सेम होगा। नहीं सेम होगा तो इक्वेशन बनेगा ही नहीं ना, गलत हो जाएगा। हम लोग की जो कि एप्लीकेशन में देखने वाले, जो कि हम एप्लीकेशन ही देखने वाले, ठीक है, इसको इरेज करें। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छे। ओके, अब एक बात याद रखिए, अब हमें देखना है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है फिजिक्स की दुनिया में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन। हेडिंग दे दीजिए आप भी कॉपी में, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और यही मेन है बाबू, इसीलिए आप ये चैप्टर पढ़ने आए थे। आपके बोर्ड में ही क्वेश्चन पूछेगा इससे। आईटी जेई तो इस सबसे क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। जेई मेन ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता भी है तो ईयर मेजरमेंट से क्वेश्चन आता है, जो कि ईयर मेजरमेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इस सब से क्वेश्चन जल्दी आता नहीं, लेकिन बोर्ड्स में आता है। और क्वेश्चन आए ना आए, हम लोग को समझ में तो आना चाहिए। कोई बच्चा ही आपसे पूछे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, ये एप्लीकेशन क्या है, तो पता तो होना चाहिए आपको। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन देखिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करके आप यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है, ठीक है, स्क्रीन पे आएगा। इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है कि टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता हो, डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो, तो आप किसी भी सिस्टम में उसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं।
बस आपको डायमेंशन पता हो, आप यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कहे सर कैसे? चलो हम दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो एक क्वांटिटी हम लेते हैं फोर्स, एक क्वांटिटी हम लेते हैं फोर्स। चलिए ठीक है, तो एक क्वांटिटी हमने लिया फोर्स। अगर फोर्स का हम डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। आया था ना भी तुरंत, MLT-2। ठीक है, अब देखिए SI वाले, किसी ने कहा कि भाई SI में इसका यूनिट बता दे हमको। हम कहेंगे SI में ये मास है ना, तो उसका हाँ, हमने कहा मास का केजी होता है, हाँ केजी होता है, लिख दो केजी। लेंथ है ये L, हाँ इसका यूनिट क्या होता है मीटर, लिख दो मीटर। टाइम है ये क्या होता है सेकेंड, हाँ लिख दो सेकेंड। स्क्वायर माइनस जो पावर है पावर लगा दो, देखो ऐसे में आ गया, यही तो है न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना इजी है। किसी ने कहा सीजीएस में निकालो भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला दिया, सीजीएस में निकालो। ओके, MA मास क्या होता है ग्राम, चलो डाल दो ग्राम। वो क्या है लेंथ, क्या है क्या होता है सेंटीमीटर, डाल दो सेंटीमीटर। टाइम है क्या होता है सेकेंड, डाल दो सेकेंड -2। आ गया सीजीएस में फोर्स का यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी ने कहा भाई हमको एफपीएस में दे दो, एफपीएस में दे दो। हम ओके, ये मास है, हाँ क्या होता है पाउंड, एलबी। चलो लेंथ है क्या होता है फुट, और क्या होता है टाइम क्या होता है सेकेंड -2, यानी पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कितना इजी वे में निकाल लिया हमने। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो तो किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पहला यूज हो गया, समझ में आ गया? ओके ठीक है, तो ये हो गया पहला यूज। अब नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखिए सेकेंड टर्म क्या है। सेकेंड टर्म है कि किसी भी कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, हम उसका करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। यानी सेकेंड एप्लीकेशन होगा टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। यानी कोई भी फिजिकल रिलेशन आपका दिया हुआ है तो उसका करेक्टनेस, वो करेक्ट है या नहीं है, ये चेक कर सकते हैं आप किससे, डायमेंशनल एनालिसिस के यूज से। तो सेकेंड एप्लीकेशन हो गया करेक्टनेस चेक करने में। कैसे करेक्टनेस चेक करोगे? ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स होने चाहिए सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। और अगर डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर नहीं है तो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। सिंपल। अगर किसी फिजिकल इक्वेशन के सारे टर्म, देखिए एकदम कितना सिंपल है, अगर एक फिजिकल इक्वेशन के जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स का अगर डायमेंशन सेम है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम नहीं है तो वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ये डायमेंशनली करेक्ट बोल रहे हैं हम ही नहीं बोल रहे करेक्ट है, हम बोल रहे डायमेंशनली करेक्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट होता है लेकिन वो सच में इनकरेक्ट होता है, ऐसा होता है। समझ गए ना? जैसे एग्जांपल के लिए देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि करेक्ट हो गया। जैसे कोई आदमी लिख दिया, कोई आदमी, दो आदमी ने अलग अलग इक्वेशन लिखा, देखिए ध्यान से देखिए। किसी ने लिखा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और किसी ने लिखा s बराबर ut प्लस at स्क्वायर। अगर डायमेंशन से चेक करने जाओगे ना तो ये भी इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा, ये भी इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्योंकि हाफ का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, तो इसका डायमेंशन ही नहीं होता है, तो डायमेंशन पता ही नहीं चलेगा कि है कि नहीं समझे बात? तो डायमेंशनली तो दोनों करेक्ट है, लेकिन सच में देखा जाए तो कौन सा इक्वेशन करेक्ट है? ये इक्वेशन तो करेक्ट है लेकिन ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। यानी कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये हम चेक कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। अब आपको तो सर जान के फायदा क्या हुआ ना, करेक्ट भी है तब भी इनकरेक्ट हो जा रहा है। तो यहां इसका आंसर यह है बाबू कि अगर करेक्ट है, इफ अ फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट मे बी करेक्ट और इट मे बी इनकरेक्ट। यानी अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। बट इफ अ फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट देन इट मस्ट बी इनकरेक्ट। यानी अगर डायमेंशन से इनकरेक्ट हो गया तो इनकरेक्ट ही होगा, तब देखने की जरूरत ही नहीं है।
यानी ये गलती से ज्यादा, मतलब सही से ज्यादा गलती ढूंढने में काम आ रहा है। यानी एक ऐसा चीज है जिससे आपको गलती पता चला कि गलती पहले देख लेते हैं। यानी अगर डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट है तो करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर डायमेंशन के हिसाब से इनकरेक्ट है तो पक्का इनकरेक्ट है। आंख मूंद के एमसीक्यू बनाने में बड़े यूजफुल होते हैं ये कंसेप्ट। कई बार ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो डायमेंशन से ही इनकरेक्ट रहता है, तो कई ऐसे सवाल होते हैं जो डायमेंशन से बन जाते हैं। जब हम प्रॉब्लम्स बनाने शुरू करेंगे तो डायमेंशन का हम यूज देखेंगे वहां पे। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि डायमेंशनली अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो वो करेक्ट है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पक्का इनकरेक्ट है। ओके बाबू, आगे बढ़ते हैं। तो ये सेकंड यूज है करेक्टनेस चेक करने में कि कोई फिजिकल रिलेशन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखिए, एक बात याद रखिएगा कि टर्म्स जो एडिशन सब्ट्रैक्शन, जब करेक्टनेस चेक करने जाइएगा तो क्या क्या चीजें आप चेक करेंगे, जो कि आगे वाला जो नेक्स्ट यूज है उसमें हम और डिटेल्स में इसको देखेंगे। करेक्टनेस चेक करने जाइएगा तो ये याद रखिएगा कि जो एडिशन में जो टर्म्स होते हैं ना, जो दो टर्म जुड़ रहा होता है, उन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। दो तीन बातें का आप ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर दो तीन बातें लिख रहा हूं जो बुक्स में नहीं लिखी रहती हैं, तो यहां पर ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना, आप एक्स्ट्रा पॉइंट समझ के इसको, मतलब कंसेप्ट में समझ लीजिए कि जो बुक्स में नहीं होती है वो मैं लिखा रहा हूं। जो दो तीन बातें हैं वो मैं लिख रहा हूं। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखना है कि जो दो क्वांटिटी, सबसे पहली बात तो ये है कि एलएचएस, कोई भी रिलेशन देखने जाइएगा तो एलएचएस और आरएचएस दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये चेक कीजिएगा। जब चेक करने जाइएगा तो पता कीजिएगा ना कि चेक है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो सबसे पहला चीज यही चेक कीजिएगा कि एलएचएस और आरएचएस दोनों का डायमेंशन सेम है या नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही मेन है हमारा। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, ओनली क्वांटिटीज हैविंग similar dimensions can be added or subtracted। यानी अगर दो क्वांटिटी जुड़ या घट रहा है, अगर दो क्वांटिटी जुड़ या घट रहा है तो दोनों क्वांटिटी का जो डायमेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी सिमिलर होना चाहिए। यानी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि दो क्वांटिटी अगर जुड़ रहा है तो उनका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए और घट रहा है तो उनका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए। समझ गए? तो जुड़ने, दो क्वांटिटी जगह प्लस साइन दिख रहा है तो देख लेंगे कि इस टर्म का भी डायमेंशन वही है और बगल वाले का भी वही है या नहीं, होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज। और थर्ड चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक, यहां मैं लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, ट्राइगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, लॉग लगा हुआ, और एंड एक्सपोनेंशियल जानते हैं आप लोग, ई के पावर में जो लिखा रहता है, ई के पावर में चीजें लिखे रहते हैं उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो ट्राइगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। समझ गए? यानी लॉग के बाद जो टर्म होना चाहिए उसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? लॉग के बाद जो भी क्वांटिटी रहेगी ना, जैसे लॉग कुछ लिखा रहा, लॉग एक्स, तो एक्स डायमेंशनलेस होना चाहिए। जैसे लिखा रहा साइन थीटा, तो थीटा क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। आपको है तो सर एंगल है तो डायमेंशनलेस होना ही चाहिए ना। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और ई का पावर, ई के पावर में कुछ भी अगर है तो वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, तभी करेक्ट होगा। समझ गए? ये तीन चीजें जो मैं यहां लिख रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीन पे अगर खड़ा उतर गया तो यानी आपका फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। फर्स्ट, एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन सेम होना चाहिए। सेकेंड, क्वांटिटीज जो जुड़ रही हैं या घट रही हैं उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। और थर्ड, अगर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर ऐसा कुछ है तो उनका जो फंक्शन है जो उनमें लगा हुआ है, जैसे कि साइन में एक्स लगा है, साइन एक्स, तो एक्स क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। साइन ए प्लस बी, तो ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। समझ गए? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स या लॉग वाई या लॉग जेड, यहां एक्स वाई जेड जो होना चाहिए वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। और एक्सपोनेंशियल, अगर ई का पावर एक्स है या ई का पावर वाई है या ई का पावर जेड है या ई का पावर कुछ है, ई का पावर कुछ भी हो,
ई के पावर में जो टर्म होना चाहिए वो टर्म क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए, तभी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा। ये तीन बातें एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा नया नेक्स्ट जो यूज देखेंगे वहां पर बहुत यूज होगा, जिसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके ठीक है, पॉज करके नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट है इसके बाद, तो सेकंड यूज हमने देख लिया। तो फर्स्ट यूज था यूनिट डिराइव करने में, सेकंड यूज था करेक्टनेस चेक करने में। और याद रखिएगा डायमेंशनली करेक्ट है तो करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पक्का इनकरेक्ट है, यानी कि गलती ढूंढने के काम आ रहा है। चलिए ठीक है, और थर्ड यूज है इसका कि टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी अननोन फिजिकल कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। यानी आपको कई बार ऐसा होगा कि कोई फिजिकल रिलेशन दे देगा और कहेगा कि बताओ यहां पर इसका डायमेंशन क्या होगा। हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम, तो उसका डायमेंशन हम फाइंड आउट करेंगे किससे, डायमेंशनल एनालिसिस से। यानी किसी भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। तो चलिए हम एक सवाल नोट डाउन करते हैं और उस सवाल से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो मैं सवाल लिखता हूं। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन कि एक इक्वेशन दिया गया आपको x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, जहां की x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आपको पूछा गया कि a, b, c और d का क्या डायमेंशन होगा, पता कीजिए। चलिए ठीक है, पता करते हैं हम लोग। ये यूज है हमारा तीसरा यूज, करेक्टनेस चेक करने वाला दूसरा यूज था, और ये फाइंड आउट करने वाला। एक बात बताओ, क्या कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि जो LHS का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा, RHS का डायमेंशन होगा। चलो ठीक है, तो निकालते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। तो LHS का डायमेंशन हो गया L, पता है, लिख दिए L। A क्या है पता नहीं, इसको A ही रहने देते हैं, ठीक है। प्लस B पता नहीं क्या है, तो B को B ही रहने देते हैं, लेकिन T तो टाइम है तो ये T, टाइम है तो T हो गया। प्लस C पता नहीं क्या है, लेकिन T का तो ये पता है, T का 2 होगा। और D पता नहीं क्या है, लेकिन ये तो पता है कि ये T क्यूब ही होगा। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है ना कि सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और LHS का डायमेंशन वही RHS का डायमेंशन, तो ये अगर L है तो इन सभी का भी L ही होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपको पता चल गया बाबू। अब देखिए यहां से निकलना शुरू हो जाएगा। ये तो पता चल गया कि A का क्या होगा, L होगा, तभी ना LHS RHS बराबर होगा, सारे टर्म्स के सेम होंगे। तो A तो L हो गया, ठीक। B का पता करना है, चलो B का पता करना है, B का पता करते हैं। चलो यहां निकालते हैं, B का पता करना है, B का, तो B का क्या होना चाहिए, B इंटू T का मिलकर के क्या होना चाहिए, L होना चाहिए। अरे सारे टर्म्स का सिमिलर होना चाहिए, B और T का मिलकर क्या होना चाहिए, L होना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा, तो B बराबर क्या हो जाएगा, तो B का डायमेंशन बराबर क्या हो जाएगा, ये T जहां जाके नीचे जाएगा, देखिए इतना तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, ये LT माइनस 1 हो जाएगा। यानी B क्या हो गया, LT माइनस 1 हो गया। अब अगर आपको किसका फाइंड आउट करना है, आपको C का फाइंड आउट करना है, तो C का देखिए, तो C इंटू टी स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या होना चाहिए, L होना चाहिए। अरे सारे टर्म्स का L होना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा, C का डायमेंशन और क्या हो जाएगा बताओ, ये C उधर जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा LT माइनस 2 हो गया, डायमेंशन मिल गया। अब D का पता होना चाहिए, एक बात बताओ, D का इंटू टी क्यूब मिलके क्या होना चाहिए, L होना चाहिए। तो D का डायमेंशन क्या हो गया, LT माइनस 3। देखो सबके डायमेंशन मिल गए। तो A का डायमेंशन हो गया आपका L, B का डायमेंशन हो गया LT माइनस 1, C का डायमेंशन हो गया LT माइनस 2 और D का डायमेंशन हो गया LT माइनस 3। कितना सिंपल है। किसका यूज किया हमने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया, निकल गया ना। आपको कि सर ये तो सिंपल था, एक कॉम्प्लेक्स वाला करवाइए, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स वाला करवाते हैं। ओके, यहां पर एक इक्वेशन दिया गया है कि F बराबर अल्फा बाय बीटा लॉग ई अल्फा बाय पीटी। तो इसका क्या कर रहा है कि फाइंड आउट कीजिए क्या, डायमेंशन अल्फा और बीटा का, अल्फा और बीटा का डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए और हमें निकाल के दे दीजिए। ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं। तो देखिए सवाल, फिजिक्स का सवाल जब भी बनाने जाते हैं ना, तो एक ही बार में पूरा सवाल नहीं बनाते, रिडक्शन पे चलता है फिजिक्स। सवाल को हम पार्ट्स में बांट के करते हैं। तो एक बात बताइए, आपको ये तो पता है, अभी तुरंत मैंने बताया कि लॉग का जो होता है वो कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो लॉग का जो फंक्शन है, यानी ये जो फंक्शन होगा ई अल्फा बाय पीटी, क्या उसका कोई डायमेंशन होगा, नहीं होगा। तो ये 1 के बराबर होना चाहिए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल होना चाहिए। तो पहले हम इस पार्ट को देख लेते हैं, फिर हम इस पार्ट पे आएंगे। समझ गए।
चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है, क्या पता है बाबू आपको, कि डायमेंशन ऑफ ई अल्फा अपॉन पी टी शुड बी इक्वल टू 1। डायमेंशन लेस है तो 1 ही होना चाहिए ना। अरे m0 l0 t0 0 0 0 1 1 1 1 1 तो होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले अब देखो शुरू करते हैं। तो ई का डायमेंशन ले लो पहले। तो ई का डायमेंशन क्या है पता है कि ml2p-2 इंटू अल्फा का पता नहीं तो अल्फा अपॉन पी का तो हमें पता है, पी है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम, तो हो जाता है ml-t-1 और टाइम का पता है t, तो t का हो गया t। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करके किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर देखो आप, तो इसको सॉल्व करो तो देखिए क्या हो जाएगा, ये टी गया इसका दोनों, तो नीचे में आपका सॉल्व होकर क्या बनेगा, ये ऊपर में रह गया ml2t-2 इंटू अल्फा अपॉन नीचे रह गया आपका ये टी कट गया तो बच गया ml, बच गया ना, शुड बी इक्वल टू 1। अब इसको देखिए, अगर आप इसको आगे बढ़ाएं तो यहां बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, अल्फा को इधर रहने दीजिए, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में जाके हो गया क्या ml अपॉन ये टर्म नीचे आ जाएगा, तो ये टर्म नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ml2 और t-2 हो गया। और ये जब सॉल्व कीजिएगा आप, जब ये होगा तो m चला जाएगा, एक l से एक l चल जाएगा तो नीचे में एक l रह जाएगा और t-2 है तो t-2 ऊपर आएगा तो +2 में हो जाएगा, और नीचे में जो l का एक +1 रह गया था ऊपर में जाके -1 हो जाएगा। तो क्या बन गया अल्फा का फॉर्मूला, l-1 t+2। देखिए तो अल्फा का आपके पास डायमेंशन आ गया, अल्फा का डायमेंशन है l-1 t2, तो अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब बीटा का डायमेंशन निकाल सकते हो ना, तो बीटा का डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो इसको हम इरेज करते हैं, नोट डाउन करते चलिएगा, इसको हम इरेज करते हैं, इसको हम इरेज कर दिए और देखिए अब हम बीटा का निकालते हैं। तो बीटा का डायमेंशन निकालने जब जाओगे आप, तो ये देखो ये टर्म तो डायमेंशन लेस है, तो इन दोनों का डायमेंशन मिलकर किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। लॉग टर्म तो डायमेंशन लेस हो गया, तो बच गया अल्फा व बीटा ना, अल्फा और बीटा मिलकर किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है आपका, फोर्स का डायमेंशन LHS का डायमेंशन हो गया आपका ml-t-2, फोर्स का डायमेंशन है, शुड बी इक्वल टू अल्फा, अल्फा का डायमेंशन आपके पास है कितना है l-1 t-2 अपॉन बीटा का पता नहीं तो बीटा का बीटा रहने देते हैं, t2 प्लस में है t2 सॉरी, तो l-1 और t2, तब देखो बीटा का डायमेंशन निकाल लेते, तो बीटा का डायमेंशन बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा इधर आया तो ये नीचे चल जाएगा, तो ऊपर में हो गया क्या l-1 t2 अपॉन ml-t-2, तो ये l ऊपर जाएगा तो -1 ये भी बन जाएगा, तो ये l का -2 में पूरा देगा, m+1 है यहाँ पे ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ये -2 जाके +2 में और जुड़ जाएगा तो t का 4 पूरा देगा, यानी कि बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बीटा का डायमेंशन हो गया आपके पास m-1 l-2 t का 4। देखिए बीटा का डायमेंशन, तो आपके पास अब आपके पास बीटा का भी डायमेंशन है और आपके पास अल्फा का भी डायमेंशन। देखिए कितना इजी वे में निकल जाता है, निकाल सकते हो ना डायमेंशन किसी भी इक्वेशन में, करेक्टनेस चेक करने में भी और रिलेशन निकालने में भी एकदम इजी वे में। तो आप बुक्स, कोई भी बुक्स उठा लीजिए, देखिए बुक्स की बात अगर हम करें कि कौन सा बुक्स, तब आप कहोगे सर अभी तो मेरे पास बुक्स है नहीं, तो ठीक है मैं प्रॉब्लम शीट जो आपका ग्रुप है टेलीग्राम वाला, मैं उसमें प्रॉब्लम शीट भेज दूंगा, या अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रॉब्लम शीट मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल सकता हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगा या टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ये शेयर कर लीजिएगा आप लोग आपस में। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं किसी का भी, और करे क्या, शायद समझ में आ गया होगा। तो बस सिंपल सा है, तो करेक्टनेस चेक करने में कोई भी अननोन इक्वेशन का बस याद रखिएगा कि सारे टर्म्स कंसेप्ट इस्तेमाल कीजिएगा ना सही से, कि किसका क्या है नहीं है, लॉग आ गया तो उसका डायमेंशन लेस करना है, फिर इसको LHS RHS को सिमिलर करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन थोड़ा सा यूज कीजिएगा ब्रेन तो काम आने लगेगा, आपका यूज शुरू हो जाएगा। ओके ठीक है,
तो एक क्वेश्चन हम लोग इस पे भी करते हैं, करेक्टनेस चेक करने वाले पे भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे करेक्टनेस चेक होगा, तो उस पे हम कर लेते हैं। तो एक करके उस पे दिखाते हैं। देखिए यहां पर आपको दो इक्वेशन दिख रहे होंगे, एक बराबर है y बराबर a sin vt और एक है y बराबर a sin 2 pi t अपॉन t। तो दोनों को हम करेक्टनेस चेक करते हैं कि करेक्टनेस दोनों करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए जरा ध्यान से, तो करेक्टनेस में देखें तो सबसे पहली बात तो यह है कि LHS RHS सेम होना चाहिए। एक बात बताओ, ये तो साइन टू ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो इसको हटा के देख लो। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो l a का है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का भी यूनिट मीटर होता है आपको पता है, तो LL हो गया। तो यानी कि LHS RHS यहां से तो दिख रहा है सेम। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन चेक करते हैं। अरे ये ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस होना चाहिए। अगर हमको करना है तो जो y का डायमेंशन होना चाहिए, सबसे पहली बात वही a का जो y का डायमेंशन होना चाहिए वही किसका डायमेंशन होना चाहिए? a का डायमेंशन होना चाहिए। तो y और a का डायमेंशन देखो सेम है ना। हाँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, तो LL हुआ ना। तो ये तो यहां तक तो करेक्ट है, LHS RHS के हिसाब से तो करेक्ट है। अब VT क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस होना चाहिए। यानी कि VT का जो डायमेंशन होना चाहिए, यानी कि जो VT का डायमेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? VT का जो डायमेंशन होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं VT का डायमेंशन 1 होता है कि नहीं। V क्या है? वेलोसिटी। तो देखते हैं, वेलोसिटी हो गया LT माइनस 1 और T क्या है? टाइम। तो T देखो तो जरा, ये TT तो चला जाएगा, लेकिन रिजल्ट में क्या बच जाएगा आपको? L बच जाएगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है। 1 के बराबर नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। और अगर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है मतलब ये रिलेशन ही इनकरेक्ट है। हो गया ना क्लियर? ये रिलेशन इनकरेक्ट है। उसको चेक करते हैं सेकंड वाले को। तो यहां भी देखो YA सेम मिल गया, मतलब कि करेक्ट तो है। यहां से LHS RHS से तो करेक्ट है। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन चेक करते हैं। चलो बाबू, 2 का कोई डायमेंशन? नो डायमेंशन। ये देखिए सबसे पहले तो बात ये है कि 2 पाई t अपॉन t का डायमेंशन क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। तो भाई ये तो 2 तो नंबर है, तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, पाई का कोई डायमेंशन होगा नहीं, t बच गया। तो टाइम का भी t और टाइम पीरियड का भी तो ऑलरेडी t होता ही है। तो देखिए छम मुड़ के 1 हो गया, क्योंकि इक्वल है किसके? 1 के। यानी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। हो सकता है ये इक्वेशन इनकरेक्ट हो या करेक्ट हो, लेकिन ये इक्वेशन तो पक्का इनकरेक्ट है। ये करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो ये एप्लीकेशन था करेक्टनेस चेक करने में, किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने में या किसी कोएफिशिएंट का डायमेंशन निकालने में। ठीक है, अब अगला है कि अगर नेक्स्ट यूज जो है डायमेंशनल एनालिसिस का, यही दो मेन क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। वो फिजिकल इक्वेशन का डायमेंशन फाइंड आउट करने पे तो सबसे बढ़िया सवाल बनता है। तो उसके रूल्स, वो जो 3 रूल्स है, LHS RHS सेम होना चाहिए, सेम जो जुड़ रहा है टर्म्स उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और थर्ड बात था ट्रायगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो डायमेंशन होने चाहिए वो डायमेंशन लेस होने चाहिए, उनका डायमेंशन 1 के बराबर होना चाहिए। ये सारे बातें हमें एप्लीकेशन में याद रखनी। अब ये है कि हमें कन्वर्जन में भी काम आता है, यानी कि सिस्टम का जो कन्वर्जन होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने वाला, तो कन्वर्जन में भी कौन काम आता है? हमारा ये सिस्टम काम आता है, ये डायमेंशनल एनालिसिस काम आता है। एक बात बताइए, जो मैग्नीट्यूड होता था, मैग्नीट्यूड क्या वो NU होता था? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट होता था ना। तो अगर आप दो अलग अलग सिस्टम में मेजरमेंट कीजिएगा तो एक में क्या मिलेगा? N1 U1 मिलेगा और एक में N2 U2 मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों कांस्टेंट होता है, पता था ना ये कांस्टेंट है। तो N1 U1 का प्रोडक्ट N2 U2 के बराबर होना चाहिए। अब एक बात बताओ, भले ही यूनिट अलग अलग इस्तेमाल कर रहा हो लेकिन क्वांटिटी तो सेम है, क्वांटिटी तो सेम है ना, तो डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा ना, यानी पावर सेम होगा ना। तो यानी अगर हम यहां चाहो तो क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को? ध्यान से देखिएगा, क्या इसको हम लिख सकते हैं? N1 और U1 को हम क्या लिख सकते हैं? M1 L1 T1। अरे वो क्वांटिटी का यूनिट का है, और M1 का पावर A, L1 का पावर B और T1 का पावर C। समझ गए? और यहां पर क्या होगा? ये N2 यूज करेगा, लेकिन यहां पर भी क्या हो जाएगा? M2 L2 T2। लेकिन पावर क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर देखिए यहां से फॉर्मूला बनेगा, तो N2 अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? N1 इंटू, ध्यान से देखिएगा, ये M1 यहाँ आके भागा हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा, तो M1 अपॉन M2 का पावर A। ये क्या हो जाएगा? L1 अपॉन L2 का पावर B और T1 अपॉन T2 का पावर C।
इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे कन्वर्जन के लिए भी एक यूज है, वैसे कन्वर्जन के लिए हमारा वही मेथड सही है, n1 u1 बराबर n2 u2, ज्यादा भारी नहीं बनाना है। तो ये भी यूज है आपका डायमेंशन एनालिसिस का, यानी कि कन्वर्जन करने में। तो चौथा यूज हो गया ये यूज इन कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने में भी आपका क्या आता है, काम आता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक यूज है वो भी एक महत्वपूर्ण सा यूज है, वो है रिलेशन निकालने। कोई भी क्वांटिटी देगा आपको और क्वांटिटी दे देगा और ये बता देगा कि वो किस किस पे डिपेंड करता है, और आपको कहेगा रिलेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, टू डिराइव न्यू रिलेशंस, आपको क्या करना है, ये बता देगा कि किस किस पे डिपेंड करता है, और फिर कहेगा कि नया रिलेशन डिराइव करो। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 3 स्टेप में फॉलो कीजिएगा, आपको सवाल मिल जाएगा। सबसे पहले स्टेप में आपको यह पता होना चाहिए कि वह क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड कर रहा है, यह पता होना चाहिए। सेकंड में आपको क्या करना है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देना है, जिस जिस पे वो डिपेंड कर रहा है उसका क्या कर देना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देना है। और तीसरे में क्या करना है, LHS और RHS का पावर इक्वेट कर देना है, आपके पास रिलेशन होगा। मैं सवाल बना के दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, 3 स्टेप्स, आप चाहे तो कॉपी पे लिख सकते हैं। स्टेप 1 में लिख लीजिए कि सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल फैक्टर्स अपॉन विच द गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, यानी जिस क्वांटिटी का रिलेशन आपको निकालने के लिए कह रहा है उसके सारे के सारे क्या कीजिए, सारे फैक्टर्स पता कीजिए जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। सेकेंड, राइट डायमेंशनल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में डायमेंशनल इक्वेशन लिख दीजिए, या फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में। एंड थर्ड स्टेप है इक्वेट द पावर एंड फाइंड द रिलेशन, पावर इक्वेट कीजिए और रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। देखिए मैं करके दिखाता हूं। जैसे हमें किसी ने कहा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जानते हो, हमने कहा हाँ पोटेंशियल एनर्जी। उसने कहा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना भाई, वो डिपेंड करता है किस किस पर, तो मास पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर और हाइट पर। रिलेशन पता कर दो, हमने दे दिया, हमें कहा रिलेशन पता कर दो। हमने कहा चलो ठीक है कर देते हैं। हमें ये पता है कि ये 3 पे डिपेंड करेगा, तो हम क्या करेंगे, LHS में पोटेंशियल एनर्जी को रख देंगे और उधर क्या कर देंगे, मास रख देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रख देंगे और हाइट को रख देंगे, और रिलेशन निकालने चल देंगे। तो हमें पता चल गया कि पोटेंशियल, तो हमने इक्वेशन लिख दिया। इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, पावर अरेंज करेंगे। इस पे पावर A लगा दी, इस पे B, हमें पता ही नहीं ना कि इस पे कितना पावर होगा, इस पे कितना पावर होगा, इस पे कितना पावर होगा, तो हमने पावर लगा दिया और हमने क्या कहा, चलो ठीक है अब देखते हैं ABC। चलो तो पोटेंशियल एनर्जी का निकाल दो। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या मिल जाएगा बुआ, पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा आपका mL2T-2, और यहां पे देखो तो M का M हो जाएगा और इसका पावर A, और G का हो जाएगा LT-2, पावर हो जाएगा B, और H का हो जाएगा L, पावर हो जाएगा C। देखो 3 ABC, तीनों का हमें वैल्यू निकल जाए तो रिलेशन निकालेंगे, पावर पता चल जाएगा तो रिलेशन पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मास को इक्वेट करते हैं। मास इधर क्या है, एक ही है और यहाँ मास पे 1 है, तो डायरेक्ट देखिए रिलेशन निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले A बराबर तो 1 निकल गया, A का वैल्यू तो देखते ही 1 निकल गया। यहाँ पर M पे 1 है और यहाँ M पर A है तो 1 हो गया, तो A का वैल्यू तो हमारे पास आ गया। चलिए B का निकालते हैं। B का निकालने जाएंगे तो B में कौन कौन आ जाएगा, देखो इस तरफ B का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 शुड बी इक्वल टू, उधर देखो B पे क्या क्या है, तो L पे यहाँ 1 है तो 1 में B गुना हो गया तो B प्लस C, L पे यहाँ भी 1 है, C से गुना हो जाएगा तो C, तो B प्लस C बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसमें तो रिलेशन निकलेगा नहीं, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 1। ठीक है, C में देखते हैं तो C में क्या बचा आपका, अब आपका टाइम के टर्म में देखते हैं तो T में इधर कितना इक्वेशन है, T पे कितना पावर है, -2, तो -2 शुड बी इक्वल टू, उधर देखिए T में क्या क्या है, तो -2 में B गुना हो जाएगा तो -2B, तो ये गया तो B बराबर भी 1 हो गया, तो हमारे पास B भी आ गया। अब इस B का वैल्यू हम इसमें रख दे तो B प्लस C बराबर 2 हो रहा है, और B का वैल्यू 1 आया तो C का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो C बराबर भी क्या हो गया, 1 हो गया। यानी हमारे पास ABC का वैल्यू आ गया, यानी M पे भी 1 लगेगा, G पे भी 1 लगेगा, H पे भी 1 लगेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, mgh, और आपको पता है यही फॉर्मूला होता है। तो डायमेंशन से हमने रिलेशन निकाल दिया ना, तो डायमेंशन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, नया रिलेशन भी ड्राइव कर सकते हैं, समझ गए।
और इसके बाद एक एप्लीकेशन और है और उसके बाद लिमिटेशंस है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ओके, शायद आपको समझ में आएगा। थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।